ऊंचाई पर पानी और जीवन अपने आप में एक अजूबा है। हाँ, अब मणिपुर की लोकटेक झील, इसके बारे में सुना है कि यहाँ तैरते हुए द्वीप हैं, फुमदी कहते हैं शायद। हाँ, बिल्कुल सही। लोकटक झील अपनी फुमदी के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। फुमदी असल में वनस्पति, मिट्टी और जैविक चीजों के तैरते हुए घने टुकड़े होते हैं। तैरते हुए? हाँ, अलग अलग साइज के होते हैं और झील पर तैरते रहते हैं। और सबसे बड़ी फुमदी पर तो दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। तैरता हुआ नेशनल पार्क, ये तो अविश्वसनीय है। जी, और ये संकटग्रस्त संगाई हिरण, जिसे डांसिंग डियर भी कहते हैं, उसका आखिरी प्राकृतिक घर है। संगाई हिरण? हाँ, ये झील मणिपुर की इकोनॉमी और कल्चर के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन इस पर भी बांध बनने और प्रदूषण का असर पड़ रहा है। और मिजोरम में तामदिल झील? हाँ, तामदिल या ताम झील मिजोरम की एक खूबसूरत प्राकृतिक झील है, पहाड़ियों से घिरी हुई, टूरिज्म के लिए भी पॉपुलर हो रही है। पूर्वोत्तर भारत तो वाकई झीलों के मामले में काफी रिच है। जी हाँ, वहाँ की आर्द्र जलवायु और पहाड़ी जमीन कई ऐसी झीलों को बनाने में मदद करती है। अब थोड़ा दक्षिण की ओर आते हुए, उड़ीसा में चिल्का झील। नक्शे पर तो ये बहुत बड़ी लग रही है और समुद्र तट के एकदम पास। ये लगून है क्या? एकदम सही पकड़ा आपने। चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की लगून है। लगून मतलब समुद्र तट के पास वाली झील? हाँ, जो समुद्र से किसी रेत की पट्टी या छोटे द्वीपों से थोड़ी अलग हो जाती है। चिल्का में समुद्र का पानी भी आता है और नदियों का मीठा पानी भी। अच्छा, तो मिक्स पानी हुआ। हाँ, इसीलिए इसका पानी खारा मतलब ब्रैकिश होता है। और ये बायोडाइवर्सिटी का खजाना है, खासकर प्रवासी पक्षियों के लिए। पक्षी यहाँ भी आते हैं? लाखों पक्षी साइबेरिया और सेंट्रल एशिया से सर्दियों में यहाँ आते हैं। और यहाँ इरावदी डॉल्फिन्स भी मिलती हैं। डॉल्फिन भी? हाँ, तो ये सिर्फ इकोलॉजी के लिए नहीं, बल्कि जो स्थानीय मछुआरे हैं उनकी रोजी रोटी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। समुद्री और मीठे पानी का संगम और इतनी सारी प्रजातियां, ये तो वाकई एक खास जगह है। बिल्कुल। अब दक्षिण भारत में चलते हैं। तेलंगाना में हुसैन सागर झील। हुसैन सागर झील हैदराबाद और सिकंदराबाद, जो जुड़वा शहर है, उनके बीच में है। अच्छा, शहर के बीच में? हाँ, ये मानव निर्मित झील है। इब्राहिम कुली कुतुब शाह के जमाने में हजरत हुसैन शाह वली ने बनवाई थी। इसके बीच में जो बुद्ध की बड़ी सी मूर्ति है, वो इसकी पहचान बन गई है। हाँ, वो देखी है तस्वीरों में। लेकिन शहर के बीच में होने की वजह से यहाँ भी प्रदूषण की काफी समस्या है। और आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील है, ये भी तट के पास है, चिल्का की तरह। क्या ये भी लगून है? जी हाँ, पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की लगून है। ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर फैली हुई है। सीमा पर? हाँ, इसे श्रीहरिकोटा द्वीप बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। वही श्रीहरिकोटा जहाँ से रॉकेट लॉन्च होते हैं। ओह अच्छा, इसरो वाला श्रीहरिकोटा। जी, पुलिकट झील भी पक्षियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो यहाँ भी? हाँ, ग्रेटर फ्लेमिंगो के बड़े बड़े झुंड यहाँ आते हैं। और यहाँ मछली पकड़ने का एक पारंपरिक तरीका है, पाडू सिस्टम, वो भी काफी अनोखा है। यानी यहाँ भी प्रवासी पक्षियों का आना जाना है। अब तमिलनाडु में ऊटी और बेरिजाम झीलें। ऊटी झील तो बहुत मशहूर है। हाँ, ऊटी झील नीलगिरी पहाड़ियों में है, बहुत पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है। मानव निर्मित झील है, जॉन सुलिवन ने बनवाई थी, जिन्होंने ऊटी शहर बसाया था। अच्छा। बोटिंग के लिए जानी जाती है। और बेरिजाम झील कोडाकनाल के पास एक रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में है। बहुत शांत और खूबसूरत जगह है, लेकिन वहाँ जाने के लिए स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है। अच्छा, संरक्षित है। और अंत में केरल, यहाँ वेम्बनाड और अष्टमुडी झीलें। वेम्बनाड का नाम भारत की सबसे लंबी झील के तौर पे सुना है। ये केरल के बैकवाटर्स का हिस्सा है। बिल्कुल, वेम्बनाड झील भारत की सबसे लंबी और केरल की सबसे बड़ी झील है। ये केरल के मशहूर बैकवाटर्स, जिन्हें कयाल कहते हैं, उस नेटवर्क का सेंटर है। ये नहरों, झीलों, नदियों का एक पूरा जाल है जो तट के किनारे फैला हुआ है। हाँ, बैकवाटर्स तो बहुत फेमस हैं केरल के। जी, वेम्बनाड झील हाउसबोट टूरिज्म, नेहरू ट्रॉफी बोट रेस और अपनी जलीय जीवन के लिए जानी जाती है। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस? हाँ, वो तो बहुत रोमांचक होती होगी। हाँ, यहाँ एक बंड मतलब एक बैरियर भी बनाया गया है, थन्निरमुक्कम बंड। किस लिए? वो खारे पानी को झील के दक्षिणी हिस्से में जाने से रोकता है, ताकि वहाँ चावल की खेती हो सके। लेकिन इसके अपने कुछ इकोलॉजिकल असर भी हुए हैं। हर चीज का एक दूसरा पहलू भी होता है। और अष्टमुडी झील? अष्टमुडी झील, इसका नाम इसकी 8 भुजाओं या शाखाओं की वजह से पड़ा है। ये भी बैकवाटर सिस्टम का अहम हिस्सा है।
अपने हाउस बोट और शांत माहौल के लिए ये भी जानी जाती है। ये झीलें तो केरल के जीवन, ट्रांसपोर्ट और कल्चर में एकदम रची बसी हैं। तो हमने इस नक्शे के जरिए भारत की झीलों की एक झलक देखी। उत्तर में ग्लेशियर वाली झीलों से लेकर राजस्थान की रेगिस्तानी झीलों तक। हाँ, और मध्य भारत की वो उल्कापिंड वाली झील। बिल्कुल। और पूर्वोत्तर की तैरते द्वीपों वाली झील से लेकर दक्षिण के विशाल लगून और बैकवाटर्स तक। क्या गजब की विविधता है सच में। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? हमने देखा कि भारत के लगभग हर कोने में अलग अलग भौगोलिक माहौल में महत्वपूर्ण झीलें हैं। ये नक्शा सिर्फ जगहों का कलेक्शन नहीं है, बल्कि भारत की जो अद्भुत जल विविधता है और इन पानी के स्रोतों का जो महत्व है उसे दिखाता है। निश्चित रूप से ये झीलें सिर्फ पानी के भंडार नहीं हैं, ये अपने आप में पूरे इकोसिस्टम है। अनगिनत पौधों और जानवरों को सहारा देती हैं, मौसम पर असर डालती हैं, भूजल को रिचार्ज करती हैं। हाँ। और शायद कार्बन सोखने में भी मदद करती हैं। इनका सामाजिक आर्थिक महत्व तो है ही, पीने का पानी, सिंचाई, मछली पालन, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, नमक उत्पादन, बहुत कुछ। सही कहा। और साथ ही कई झीलें पवित्र भी मानी जाती हैं और स्थानीय समुदायों की संस्कृति और परंपराओं से गहराई से जुड़ी हुई हैं। लेकिन ये भी सच है कि आज इनमें से कई झीलें गंभीर खतरों का सामना कर रही हैं। प्रदूषण, अतिक्रमण, गाद भरना, क्लाइमेट चेंज, गलत तरीके का डेवलपमेंट। हाँ, ये चिंताजनक है। नक्शे पर ये शांत दिख सकती हैं, पर असल में ये बहुत डायनामिक और सेंसिटिव सिस्टम है। तो यहाँ सोचने वाली बात ये है कि हम इन अनमोल जल धरोहरों को भविष्य के लिए कैसे बचा सकते हैं। बिल्कुल। इन झीलों को बचाना सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं है, ये हमारी अपनी पानी की सुरक्षा, हमारी बायोडायवर्सिटी और हमारी सांस्कृतिक विरासत को बचाने की कोशिश है। इनका रहना हमारे रहने से जुड़ा हुआ है।